नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पर डे की तरह हम लोग पुनः शुरू करते हैं अपने पाठ्यक्रम को उसी रूप में राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 को। स्टार्ट करने के पहले अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो शुरू करते हैं, चलिए। और आज का हमारा प्रश्न ये भी याद रखिएगा किस प्रकार का है, वर्णनात्मक, जो 6 अंकों का है। कितने अंकों का है? 6 अंकों का है। तो इसको शुरू करते हैं। और है हम लोगों का विषय बिंदु क्या? भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो शुरू करते हैं, पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा, पहला प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स संस्थान की विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में भूमिका स्पष्ट कीजिए। ब्रिटेन, अथवा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ब्रिटेन वुड्स, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका उद्देश्य क्या? देखिए, प्रश्न वही है कि जब प्रथम ब्रिटेन वुड्स संस्थान में विश्व अर्थव्यवस्था के निर्माण में इसकी क्या भूमिका रही, या यह प्रश्न पूछ ले, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका उद्देश्य क्या है। तो आप लोग बच्चों जानते होंगे कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ध्यान दीजिएगा, जब प्रथम विश्व, तो जबकि प्रथम विश्व कब हुआ? 1914 से लेकर 1918 में। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है तो उस प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान अर्थव्यवस्था का लड़खड़ाना एक स्वाभाविक प्रश्न है। सारे विश्व के अंतर्गत जब प्रथम विश्व युद्ध का देखा जाए तो अर्थव्यवस्था वहां थोड़ी सी क्या हो रही है, थोड़ी सी नहीं कहा जाए, लड़खड़ाई जाती है, और होना भी स्वाभाविक था। तो यहां इस संस्था का क्या भूमिका है, तो देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे औद्योगिक जगत में क्या आ गया? आर्थिक अस्थिरता और पूर्ण रोजगार, आर्थिक स्थिरता आ गई थी। हमने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आर्थिक स्थिरता आना स्वाभाविक था, लेकिन इससे पूरी तरह से आर्थिक स्थिरता को बनाए और पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। बात समझिएगा, जब प्रथम विश्व युद्ध कब हो रहा है? प्रथम विश्व युद्ध देखा जाए तो हो रहा कब बच्चों? कब हो रहा है? प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है 1914 से लेकर के कब हो रहा है? 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत और अंत हो रही है। और इस विश्व युद्ध के दौरान औद्योगिक जगत में आर्थिक अस्थिरता और रोजगार की परेशानियां उत्पन्न होना स्वाभाविक था। अब इस परेशानियों का निदान करने के लिए कहा कि पूरे औद्योगिक जगत में हमारी आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखना अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बना। तो कहने का मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या बना था? अगर आप प्रश्न देखें तो मुख्य ब्रिटेन वुड्स संस्थान की तो तरफ से इसका मुख्य उद्देश्य क्या बना? प्रथम युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्य उद्देश्य जो बना वह बना कि आर्थिक स्थिरता। पहला क्या था? आर्थिक स्थिरता। उद्देश्य बना आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, और साथ ही साथ पूर्ण रोजगार लोगों को मिले, रोजगार युक्त हो, लोग बेरोजगार से न भट रहें, पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराना ही अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का यही मुख्य उद्देश्य बना। अंतरराष्ट्रीय विश्व के समक्ष यही सबसे पहला बना कि लोग आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार
को प्राप्त करें, यही अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य बना। अब अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जब यह मुख्य उद्देश्य बना कि लोग क्या हो जाएं, आर्थिक रूप से क्या रहें, स्थिर रहें, और क्या रहें, पूर्ण रोजगार रहें, इसी को प्राप्त करने के लिए, इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, यह जो उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय संस्थान के अंतर्गत, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 1944 में, कब इस देश को प्राप्त करने के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका का स्थान है, अमेरिका, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के स्थान न्यू हैम्पशायर में, कहा, न्यू हैम्पशायर में, अमेरिका के का शहर न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर, अमेरिका के शहर न्यू हैम्पशायर में, न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर, न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन, यही स्थान है, अमेरिका का शहर है, अमेरिका का कौन सा शहर, न्यू हैम्पशायर नामक शहर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर, इस शहर के एक स्थान का नाम है, जो क्या नाम है, ब्रिटेन वुड्स, ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर, ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमत बनी थी। कहां सहमत इसके लिए बनी थी, क्या, किसके लिए सहमत बन रही है, आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में यह सहमत बनी थी। और सहमत क्या बनी थी, इस स्थान पर विश्व के औद्योगिक जगतों में यह सहमत क्या बनी थी, उसमें बना था कि सदस्य देशों के विदेशी लाभ, यह जो औद्योगिक जगत के देश हैं उन्हें क्या, विदेशी लाभ और घाटे से निपटने के लिए, जो औद्योगिक जगत के सारे देश हैं उन्हें, औद्योगिक जगत के जो संपूर्ण देश हैं, औद्योगिक जगत के जो क्या हैं, जो औद्योगिक जगत के जो देश हैं, इन देशों को लाभ, चाहे लाभ हो या उसका क्या हो, हानि हो, चाहे लाभ हो या हानि हो, इससे निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही, इसी सम्मेलन में, ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। अर्थात किसकी स्थापना, लाभ और हानि से निपटने के लिए ब्रिटेन के वुड्स सम्मेलन में, कहा, ब्रिटेन के वुड्स सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। यहां अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की जा रही है, मुद्रा कोष की स्थापना की गई, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, जिसे हम क्या कहते हैं, IMF, IMF के नाम से जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। क्लियर होगा। सबसे पहले उद्देश्य को जानिए। उद्देश्य क्या था, आर्थिक स्थिरता, पूर्ण रोजगार, कहां, औद्योगिक जगत में कायम रखने के लिए। इसी पर सम्मेलन का हुआ 1944 के, कहा, न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर औद्योगिक जगत के देशों का जो मीटिंग हुआ, उसमें यह निर्णय लिया गया, इस पर आम सहमत बनी कि सदस्य देश विदेशी लाभ और घाटे से निपटने के लिए उनके द्वारा क्या स्थापित किया गया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या स्थापित किया गया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF की स्थापना की गई। अब युद्ध के पश्चात यह दूसरा क्या सहमत बनी, युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण कार्यों को, युद्ध जब हो गया इसके बाद पुनर्निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए, धन का प्रबंध करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण
एवं विकास बैंक का गठन किया गया। दो चीज, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किया। फिर जो वस्तुएं, जो व्यवस्थाएं जर्जर की अवस्था में हो गई थी, तो युद्ध के पश्चात उसे क्या किया जाए, पुनर्निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए, उसके लिए धन का प्रबंधन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण, क्या, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, मुद्रा को अर्जित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विकास बैंक का गठन किया गया। दो, किसका किसका, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विकास बैंक का गठन किया। विश्व बैंक और आईएमएफ को ब्रिटेन वुड्स संस्थान की जुड़वा संतान कहा जाता है। किसको किसको, इस विश्व बैंक और कौन सा, और आईएमएफ को, इस विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को, कहने का मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को, इससे किसकी जुड़वा, ब्रिटेन वुड्स संस्थान की जुड़वा बहन कहा जाता है। पूछा जाता है विकल्प के अंतर्गत, याद रखिएगा, ब्रिटेन वुड्स संस्थान की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, क्या बताओगे बच्चों, यह बताना। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्यों स्थापित किया गया, कारण जान ही रहे। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए धन इकट्ठा करने के लिए विकास बैंक की जो स्थापना की जा रही ब्रिटेन वुड्स के अंतर्गत, इसे, इस सम्मेलन, इसके तहत इसकी जुड़वा बहन कहा जाता है। तो किसका किसका, विश्व बैंक और आईएमएफ को ब्रिटेन वुड्स संस्थान की क्या कहा जाता है, जुड़वा संतान। किसका जुड़वा संतान है, विश्व बैंक, आईएमएफ, ब्रिटेन वुड्स संस्थान के अंतर्गत यह दो निर्णय लिए गए, इसीलिए इसे जुड़वा संस्थान कहा जाता है। यह ध्यान दीजिएगा। और इन दोनों संस्थाओं पर, किसके किसके, इन दोनों संस्था अर्थात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक पर, इस पर पश्चिमी देशों का, किसका, पश्चिमी देशों का नियंत्रण रहता था। इस दोनों बैंकों पर किसका किसका, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पर और किस पर, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण पर किसका आधिपत्य रहता था, पश्चिमी देशों का क्या रहता था, नियंत्रण रहता था। और अमेरिका इन दोनों संस्थानों के निर्णयों को वीटो नहीं कर, लेकिन अमेरिका इन दोनों संस्थानों के अंतर्गत वीटो माने, वीटो एक शक्ति है जिसे रोकना होता है, वीटो नहीं कर सकती, इसे रोक नहीं लगा सकती थी। तो वीटो करने का पावर इन दोनों संस्थानों पर अमेरिका को प्राप्त नहीं था। कौन कौन सी दो संस्थान, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ब्रिटेन वुड्स संस्थान में की जुड़वा बहन कहा जाता है। आगे, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर स्थापित थी। निश्चित एक व्यवस्था थी जिसका लेन देन पर पूरी तरह से आधारित थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा रुपया, डॉलर के बदले में कितने रुपए देने होंगे, यह स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य भी सोने से संबद्ध था। कहने का मतलब विनिमय दर पूरी तरह से आधारित थे। विनिमय दर के अंतर्गत कितने रुपए देने होंगे या डॉलर का मूल्य सोने से भी संबद्ध रहता था। उस समय $1 की कीमत 25 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। किसके अंतर्गत, $1 का मूल्य 25 रुपए सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। तो यहां आप क्लियर हो, ये थोड़ा सा ब्रिटेन वुड्स संस्थान की विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में बताइए इसकी भूमिका रही कि नहीं थी ना।
ब्रिटेन वुड्स संस्थान में ही आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर, ब्रिटेन वुड्स और संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन में संपत्ति बनी थी कि विदेशी लाभ और घाटों को निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण कार्यों को पुनः से पुनर्जीवित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया और इस विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान की जुड़वा संतान कहा जाता है और इन दोनों संस्थानों का निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी देशों का नियंत्रण रहता था। अमेरिका इन दोनों संस्थानों के निर्णयों को वीटो नहीं कर सकता था और इनका लेन देन जो था वह पूरी तरह से विनिमय दरों पर आधारित था। तो कहने का मतलब बच्चों, पहला क्वेश्चन यह हमारा जो अभी हम चर्चा किए हैं, याद रखिएगा, ब्रिटेन वुड्स संस्थान के तहत विश्व अर्थव्यवस्था व्यवस्था को पुनर्निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी के तहत ये सारे निर्णय लिए गए और यहाँ यह भी क्वेश्चन पूछा ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ था, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य क्या था और इसके लिए पुनर्निर्माण में इसने कितना सक्रिय भूमिका निभाई। तो यह प्रश्न पर यहीं पर हम खत्म करते हैं। तो चलते हैं हम अगले प्रश्नों पर। चलें बच्चों, अगला प्रश्न हमारा क्या है, इसको देखा जाए। अगला प्रश्न है, महामंदी से क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। महामंदी, तंगी की अवस्था और जो शुरुआत होती है 1929 में। लेकिन पहले क्वेश्चन को हम लोग समझें। महामंदी से क्या है, इसके 2 कारण। दूसरा, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। विश्व मंच पर महामंदी का जो उभार आता है 1929 के दरमियान और इस महामंदी में भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, महामंदी के कारणों की व्याख्या करिए। वैश्विक आर्थिक महामंदी के 3 कारणों का उल्लेख कीजिए, वही प्रश्न है। प्रथम युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो प्रथम विश्व युद्ध, जैसा कि अभी बताया 1418 के बाद महामंदी का दौर कब शुरू हुआ, 1929 के दशक, अर्थात कह सकते हैं 1930 के दशक में, जिसकी शुरुआत होती है 1929 के अंतर्गत। तो प्रथम विश्व युद्ध पश्चात होने वाली आर्थिक मंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। अब आती है कि विश्व के अंतर्गत पहली बार आर्थिक महामंदी अगर देखा जाए तो विश्व के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध के बाद लगभग 1930 के दशक में, कब, 1930 के दशक में इसकी शुरुआत मानी जाती है। अर्थात विश्वव्यापी मंदी की शुरुआत दशक 30 है की शुरुआत अगर कहा जाए तो इसकी शुरुआत बच्चों होती है कब, इसकी शुरुआत कब होती है, विश्व में मंदी की जो आती है वह कब आती है, 1929 में। कब आ रही है, 1929 में विश्वव्यापी मंदी की शुरुआत होती है। आप कह सकते हैं कि विश्व के अंतर्गत 1930 में महामंदी का दौर की शुरुआत हुई, जो 1929 से मानी जाती है। 30 के दशक के मध्य तक यह संकट बना रहा और इस दशक 30 के दशक तक यह मध्य संकट जो था बना रहा। इस समय में विश्व के ज्यादातर हिस्सों पर उत्पादन, जब मंदी आएगा तो निश्चित तौर से उत्पादन, रोजगार और व्यापार पर, यह तीनों पर निश्चित है बच्चों गिरावट दर्ज हो जाएगी या गिरावट दर्ज की जाती है। तो मंदी की शुरुआत 1929 में होती है। जब विश्व के मंच पर मंदी आती है तो चाहे कहीं भी हो, किसी भी देश के भूभाग पर कहीं भी अव्यवस्था हो देखा जाए तो वहां पर जो दिखाई देता है कि पूरे विश्व के अंतर्गत किस पर, उत्पादन, रोजगार और व्यापार पर
क्या होगा, जो तेजी से बढ़ता वो बढ़ेगा नहीं, बस कि उसी पर क्या हो जाएगी, गिरावट दर्ज की गई। और इसमें कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। इस 1929 के दशक में जो मंदी आई, वहां पर उत्पादन, रोजगार, व्यापार में जहां गिरावट आई, लेकिन सबसे ज्यादा इस मंदी पर किस पर प्रभाव पड़ा, तो बच्चों किस पर प्रभाव पड़ा, कृषि क्षेत्रों पर। और किस पर पड़ा है, समुदायों पर इसका विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। और महामंदी के कारण कौन कौन थे, महामंदी के, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कारण बताइए। महामंदी का कारण अगर देखेंगे तो हमने कहा सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों किस पर था, कृषि और समुदाय पर इसका सबसे ज्यादा महामंदी का प्रभाव दिखाई देता है। अब महामंदी का प्रभाव दिखाई देता है तो कारण था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण उत्पादकों की कीमत निरंतर गिरती चली गई। मंदी के दौरान कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन के कारण, अत्यधिक जब उत्पादन होगा तो निश्चित है कीमतें क्या हो जाएंगी। कोई भी चीज ज्यादा उत्पादन हो गया तो बताओ, उसका उत्पादन जब ज्यादा हो गया तो उसका कीमत घटेगी या बढ़ेगी। अगर ज्यादा उत्पादन हो गया तो निश्चित तौर से उत्पादकों की कीमत में क्या होगा, निरंतर गिरती चली, गिरावट आएगी। और जब कीमतें निरंतर गिरती चली गई और खरीदारों के अभाव में, यहां खरीदारों का जो अभाव दिखाई, कृषि उपज पर पड़ी और वह सड़ने लगी। जब देखिए यहां अत्यधिक उत्पादन हुआ और उत्पादन होने से कीमतें निरंतर गिरती चली गई, अत्यधिक उत्पादन से कीमत निरंतर गिरती चली गई। और जब कीमतें निरंतर क्या चल रही हैं, अत्यधिक उत्पादन हुआ तो कीमत गिरी, और कीमत गिरने से खरीदारों का कोई अभाव ही दिखाई दे रहा। तो जो बढ़ा है उत्पादन और नीचे, निश्चित तौर से कोई खरीदेगा नहीं तो सड़न गड़न शुरू हो जाएगी, उसका उपयोगिता नहीं होगा तो निश्चित फेंके जाएंगे, गलेंगे और सड़ेंगे। तो पड़ी सड़ने लगी। 1920 के दशक के मध्य में के देशों ने अमेरिका से ऋण लेकर अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया। अब बात आती है कि 1920 के दशक में जो यह लगातार कीमतें निरंतर गिरती चली गई और खरीदारों का अभाव होता गया और कृषि पर जो उपज होता था, अत्यधिक होता था, वो सड़ने लगा। तो अब बात आती है कि 1920 के दशक में बहुत से देशों ने किससे ऋण ले लिया, अमेरिका से ऋण लेकर के अपने निवेश संबंधी, अपनी आवश्यकता संबंधी वस्तुओं को पूरा किया। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज्यादा निर्भर थे, उनके सम्मुख गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। अब धन किसी से धन लिया जा रहा है, उसे हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो उन पर और भी आर्थिक संकट मंडराने लगे। कीमत में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देना बंद कर दिए। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने कर्ज देना भी बंद कर दिया गया। जो कर्ज किए गए थे उसे अब लेना चाहेगा। भाई कीमतें गिर रही हैं, मंदी का दौर आ रहा है, जो दिया जा रहा है अब उसे तो कर्ज दिया नहीं जा रहा है, अब बल्कि जो कर्ज दिया गया उसे लिया जा रहा है। अब कर्ज लेने के लिए वसूली तेज कर दी गई और किसान उपज बेच नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं? कीमतें अत्यधिक गिर गई हैं, उपज बेचा नहीं जा रहा है, परिवार तबाह हो गए और कारोबार क्या हो गए? ठप पड़ गए। कारोबार क्या हो गए बच्चों? ठप पड़ गए। तो यहां ध्यान दीजिएगा, विश्व मंदी की शुरुआत हम क्या कहें, विश्व मंदी की शुरुआत कब हो रही है? 1929 में। और 1929 में विश्व मंदी की जब शुरुआत होती है, इस मंदी के दौरान विश्व मंदी में या जब आर्थिक तंगी की स्थिति आ रही है,
इसके मध्य में देखा जाए तो कौन कौन से? उत्पादन, रोजगार और व्यापार। कौन कौन? उत्पादन, रोजगार और व्यापार। उत्पादन, रोजगार और व्यापार पर क्या आ गया? इस पे गिरावट दर्ज की गई या इसमें कमी दर्ज की गई। क्या की गई? इसमें कमी दर्ज की गई। अब इसके कमी दर्ज की गई और इस कमी में भी सबसे ज्यादा कमी कहां? कृषि क्षेत्र पर। इस कमी का सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, इस कमी का सबसे ज्यादा प्रभाव कृषि क्षेत्र के समुदाय पर, कृषि क्षेत्रों पर पड़ा। किस पे पड़ा है? इसकी सबसे ज्यादा कमी कहां पड़ा है? कृषि क्षेत्रों पर यह कमी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। और किस कमी के होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? महामंदी का या कृषि का जो सबसे ज्यादा कमी, इसका कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण। उत्पादन से कीमत का निरंतर गिरती चली गई। अति उत्पादन से क्या हुआ? कृषि उत्पादों की कीमत क्या हुई? अत्यधिक उत्पादन हुआ, कीमतें कम हुई, खरीदारों का अभाव हुआ, कृषि की जो उपज हुई उसे कोई खरीदने वाला नहीं रह गया, तो अभाव होता गया, पैसे नहीं मिले। 1910-20 के दशक में अमेरिका से लेकर कुछ लोग देशों ने निवेश भी करना शुरू किया। अब जो देश अमेरिका पर से सबसे ज्यादा निर्भर थे, उन पर यह संकट आ गया कि अब इस मंदी को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया। क्या किया? घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया। और जिसके घरेलू कर्ज तो दे नहीं रहे, बल्कि दिए हुए कर्जों की वसूली कर रहे हैं। वसूली करने पर उसे देने में असमर्थ हो रहे हैं, जिससे किसान उपज बेच नहीं पा रहा है, परिवार तबाह हो गए और कारोबार बच्चों क्या हो गए? ठप पड़ गए। तो क्लियर हो गया महामंदी से क्या असर है, इसके कारण को बताइए। अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगले प्रश्न पर हम लोग देखते हैं और 1900 महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर, प्रस्तक महामंदी पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 1928 से 1934 के बीच भारत में आयात निर्यात, इसके पहले भी यह प्रश्न बताया गया है पीछे के टॉपिकों पर, वो भी ध्यान दीजिएगा कि 1929 में विश्व के अंतर्गत महामंदी आई और महामंदी देने में सक्षम अमेरिका भी अब मंदी के दौरान क्यों कर्ज दे, और कर्ज बल्कि जो दिया था वह लेने लगा, जिससे कृषि पर उस पर लिए हुए ऋणों का इतना बोझ पड़ा, लोग उसको चुकता नहीं कर पा रहे हैं। अब बात आती है भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। यहां क्या प्रश्न रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को यदि देखा जाए, किसके? भारतीय अर्थव्यवस्था पर हम इसके प्रभाव को देखते हैं कि 1928 से 1934 के बीच में आयात और निर्यात मंदी का दौर है, 50% की कमी आई। कितनी कमी आ गई? व्यापार में आयात निर्यात का अगर न समझे कि भारत के व्यापार में कितनी कमी आई? 50% की कमी हुई। जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत गिरने लगी तो भारत में भी वस्तुओं की कीमत नीचे आ गई। जब कीमतें गिरने लगी तो भारत में भी स्वाभाविक तौर से वस्तुओं की कीमतें क्या होने लगी? गिरने लगी। नगरीय निवासियों के मुकाबले किसानों, यह पर ध्यान देना, और काश्तकारों को अधिक हानि हुई। इसमें यह जरूर याद रखिएगा कि अगर नगरी की तुलना हम देखें ग्रामीण के लोगों पर, तो ग्रामीण के किसान और जो काश्तकार थे और उनको ज्यादा हानि हुई, लेकिन सरकार ने लगान वसूली से छूट देने से स्पष्ट मना कर दिया। ऐसी मंदी में सरकार भी जो लगान उससे किसानों से लेती थी, भूस्वामियों से लेती थी, काश्तकारों से लिया करती थी, वह जो वसूली करते थे लगान की, वह भी यह नई छूट नहीं सरकार ने दी, अर्थात उनसे जो वसूली ली जाती थी वह सरकार लेती रही। उसमें उन्हें छूट देने से कहा जाए मना कर दिया कि हम उसमें छूट
नहीं दे पाएंगे, जो आपका लगान है उसे आप दीजिए। बंगाल में जब टाट का निर्यात, किसका निर्यात, टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन, किसका, कच्चे पटसन के मूल्य में 60% से अधिक गिरावट आई। भाई टाटा का निर्यात किया जाता था, वह निर्यात ही बंद हो गया, और बंद होने से किसका, टाट किससे बनता था, पटसन से, तो पटसन के मूल्यों में बच्चों क्या आ गई, गिरावट आ गई। और इस गिरावट आने से कृषि भूमि सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी। मंदी के इन्हीं वर्षों में भारत बहुमूल्य धातुओं को विशेष रूप से सोने का निर्यात करने लगा। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वह किसका निर्यात करने लगा, सोनों का निर्यात करने लगा। तो आर्थिक महामंदी के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था कहा जाए तो काफी प्रभावित हुई, और यह आपको दिखाई भी दिया कि यह व्यवस्था में व्यापार में जहां 50% की छूट हो रही है, वहीं इस मंदी से सरकार की तरफ से भी मदद नहीं मिल रही है। सरकार जो किसानों से, काश्तकारों से, भूमिहीनों से जो लगान लिया जाता था उस लगान को लेती रही, अर्थात उसमें कोई भी कमी नहीं की। इससे ग्रामीण स्तर के भूमि के काश्तकारों पर बुरा प्रभाव पड़ा। अब बात आती है इसका, यह भी हुआ कि सबसे बड़ी बात तो जो भारत से टाट का निर्यात किया जाता था, जब टाट का निर्यात होना ही बंद हो गया, हम निर्यात कर ही नहीं रहे हैं, तो इसका प्रभाव पटसन के मूल्यों पर भी पड़ा, और पटसन के मूल्यों पर इतना प्रभाव पड़ा कि 60%, कितनी परसेंट, 60% से अधिक गिरावट दर्ज की गई। कृषि भूमि सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी, और मंदी के इस दौर में भारत अपने बहुमूल्य धातुओं का, विशेष करके सोने का निर्यात करने लगा। तो महामंदी के 1929 के दौर में कहा जाए तो 1928-29 के बीच में भारत के व्यापार पर भी काफी प्रभाव पड़ा। तो बढ़ते हैं, यह प्रश्न हमारा क्या था, जरा इस पर विचार करते हैं। प्रश्न को देखें जरा। हमारा प्रश्न था, हमारा यहां प्रश्न क्या था बच्चों, पहला था महामंदी से क्या है, इसके दो कारण बताई, इनके दो प्रभाव। महामंदी के कारणों की व्याख्या की बताई, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो यह तो था भारत की महामंदी का। अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा वह प्रभाव में 1928 से 1920 में भारत के आयात और निर्यात पर 50% की कमी दर्ज की गई। तो चलें अगले प्रश्नों को हम लोग देखें। अगला प्रश्न हमारा है क्या, अगला प्रश्न, अभी आप ये प्रश्न तीसरे में भी पढ़े थे, उसी का थोड़ा सा देखिएगा, जिसकी चर्चा भी की जा चुकी है। ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, समझौता क्यों हुआ, अभी कारण भी जाने, उसका पढ़ाया भी गया है। इस प्रश्न को फिर रिवीजन पे, लेकिन दूसरे रूप में पूछा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब तो आप बता ही देंगे, ब्रिटेन वुड्स ट्विन या ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है, IMF है ना, विकास बैंक है। चलिए, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या उद्देश्य था, उद्देश्य वहां हम चर्चा कर दिए हैं। अब आपको लिखना है, यह भी 6 नंबर का क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारणों तथा उद्देश्यों का उल्लेख करें। ब्रिटेन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है, उत्तर लिखिए। अब आई बात यह प्रश्न, दूसरे प्रश्न पर हम लोग देखते हैं जरा। देखें, ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है बच्चों, इस पर हम अभी चर्चा किए, फिर भी पुनः एक बार प्रश्न करके 2 बार इसकी पूछे जा रहे हैं तो समझा जाए। 2 विश्व युद्ध के बीच, कितने विश्व युद्धों के बीच,
दो विश्व युद्ध के बीच, दो विश्व, पहला 1914 से 1918 और दूसरा 1939 से 1945। क्या कर रहा है? दो विश्व युद्धों के बीच अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। क्या करा? प्रश्न किया कि दो विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच, पहला 1939 से 1945 के बीच में दो विश्व युद्ध जो विश्व समुदाय के बीच में लड़ा गया, इन दो विश्व युद्धों के बीच अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को, कैसी व्यवस्था? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए कुछ निर्णय लिए गए। उसमें क्या निर्णय लिया जा रहा है? औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार, अभी प्रश्न पर हम चर्चा किए थे, आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए इसे पर फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में, जो कब? जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र की मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में यह सहमत बनी कि ब्रिटेन वुड्स समझौते के रूप में जाना जाता है। यहां पर 1944 में यह समझौता बन रहा है, किस पर? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए कि पूरे विश्व के अंतर्गत आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बना रहे। इसके लिए जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र की मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में यह सहमत बनी थी। इसे, और यह जो सहमत बनी, इसी पर जो पूरा विश्व एक सहमत बना रहा है, किसके लिए? स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए जो एक सहमत बनी, इसी को ब्रिटेन वुड्स समझौते के रूप में जाना जाता है। तो ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है? आप बता देंगे कि पूर्ण रोजगार और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए 1944 में इन विश्व युद्धों के बीच में जो एक निर्णय लिया गया, यह सामूहिक जो निर्णय लिया जाता है, इसी को ब्रिटेन वुड्स समझौते के रूप में जाना जाता है। तो बढ़े, ब्रिटेन वुड्स समझौते के रूप में क्या हो रहा है? जाना जाता है। ब्रिटेन वुड्स समझौते के रूप में जाना जाता है। और इसका उद्देश्य था लाभ। उस पहले प्रश्न में भी तीसरे में यह शब्द था, लेकिन यहां पॉइंट में दिया गया है कि लाभ और घाटे, जैसा कि चर्चा कर चुके हैं कि लाभ और घाटे से पूरे विश्व को, किससे? लाभ और घाटे से निपटने के लिए मुद्रा कोष की स्थापना की जाए। तो दो विश्व युद्धों के बीच में यह पूरी तरह से रोजगार और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए लिया गया निर्णय था कि यह जो समझौता बना था, कहां? ब्रिटेन वुड्स में। यह कहां है? यह तो आपको याद ही है कि अमेरिका न्यू हैम्पशायर का एक स्थान का नाम है जिसे ब्रिटेन वुड्स, वहां यह समझौता बना कि लोगों को लाभ और घाटे से निपटने के लिए, किसे लाभ और घाटे से निपटने के लिए ये मुद्रा कोष की स्थापना की जाए और यह सदस्य देशों के विदेश व्यापार लाभ घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स में सम्मेलन में ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, सहमत बनी।
और सहमति में लाभ और हानि से निपटने के लिए बच्चों किसकी स्थापना की गई? किसकी स्थापना की गई? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या की गई? स्थापना की गई। बात क्लियर हुआ? ब्रिटेन वुड्स है क्या? बार बार क्वेश्चन पूछा, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटेन वुड्स पर यह जरूर याद रखिएगा कि आर्थिक स्थिरता और रोजगार बनाने के लिए दो विश्व युद्धों के दौरान जो उत्पन्न हो गया था, इससे निपटने के लिए जो पूरे विश्व के अंतर्गत एक मंच मिला, वह मंच कहां मिला? अमेरिका के न्यू हैम्पशायर, वहां आप जाएंगे ब्रिटेन वुड्स नामक सम्मेलन में। जो सम्मेलन बुलाया गया, जो लोगों के बीच में समझौता बना, उसे ब्रिटेन वुड्स समझौता के नाम से जाना जाता है। और उसमें यह दो महत्वपूर्ण इसके उद्देश्य थे, लाभ और घाटों से निपटने के लिए मुद्रा कोष की स्थापना। मुद्रा कोष की स्थापना के रूप में कौन सी मुद्रा कोष की स्थापना? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। जो लाभ और घाट किसी देश को हो रहा है, उससे निपटने के लिए व्यवस्था दी गई। अब कह रहा अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास के लिए भी अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। कहने का मतलब ब्रिटेन समझौते के अंतर्गत पहला अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। इसलिए विश्व बैंक और आईएमएफ को, विकास बैंक एवं आईएमएफ को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। ट्विन मतलब जुड़वा बहन कहा जाता है। किसको किसको? विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। कौन कौन सा? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। और कौन? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को किसका? ब्रिटेन वुड्स का ट्विन भी कहा जाता था, जुड़वा बहन कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को प्रायः ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। कौन सी व्यवस्था कहा जाता है? ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। जरा देखा जाए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। तो अगले क्वेश्चन पर जाने के पहले के लिए बच्चों हम लोगों को पुनः इंतजार करना होगा। तो अपने कितने क्वेश्चनों को जो भी हमने देखा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? ब्रिटेन वुड्स समझौता। जरा क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिए, का अर्थ क्या है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन था, देखिए लगातार प्रश्न क्या बन रहा है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? महामंदी से क्या आशय है, इसका प्रभाव भारत पर, इसका क्या प्रभाव पड़ा। और पहला प्रश्न पुनः उसी से है, ब्रिटेन वुड्स संस्थान विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में भूमिका। तो कहने का मतलब वही क्वेश्चन देखिए बार बार रिवीजन पर जा रहा है, तो इस पर विशेष करके आप ध्यान दीजिएगा। और यह हमारा प्रश्न 6 नंबर का था। तो अपने क्लास को बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। पुनः मुलाकात कल होगी और अगले प्रश्नों के साथ। तो कहने का मतलब कि भूमंडलीकृत के अंतर्गत हम देखें अपने अतिलघुत्तरीय, दीर्घ और दीर्घ प्रश्नों को देखते हुए यह प्रश्न भी हमारा यहां पर समाप्त हो रहा। तो चल दें, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।